नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाप। आप देख रहे हैं वर्ग 7 हमारी दुनिया के पाठ 3 से संबंधित वीडियो को। इस वीडियो में हम पाठ 3 से पाठ को जानेंगे, उसके इम्पोर्टेंट्स बिंदुओं को जानेंगे, हम स्मरणीय तथ्य को जानेंगे, पाठगत प्रश्नों को जानेंगे और अभ्यास प्रश्नों को जानेंगे। तो आइए वीडियो को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि इस पाठ में क्या है। पाठ के शीर्षक से ही लग रहा है आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियां। अब देखिए आंतरिक बल, यह आंतरिक बल क्या होता है, यानी अंदर का बल। तो पृथ्वी के अंदर की बल क्या है, इस बात को हमको देखना है कि अंदर बल कैसे लगता है। और जब अंदर बल लगता है तो आकृति कौन कौन सी बनती है। अंदर आकृति बनती है, ऊपर आकृति बनती है, और क्या क्या होता है इसकी प्रतिक्रिया, उसको हम इस वीडियो में जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि भू प्रॉपर्टी में यानी भूमि की प्रॉपर्टी में विभिन्न आकार की छोटी एवं बड़ी किंतु कठोर संरचनाएं होती हैं जिन्हें प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स गतिशील रहती हैं जिनसे द्वीपों, महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण होता है। अब बात आती है यहाँ प्लेट्स की। तो ये प्लेट्स क्या होता है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो 3 उसके स्तर हैं। एक पहला होता है क्रस्ट, जिसको सियाल भी कहा जाता है और ये भूप्रपट्टी भी कहा जाता है। दूसरा होता है मेंटल। मेंटल होता है जिसको सीमा कहते हैं। सीमा उसके बनावट के कारण कहते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, इसलिए से। और तीसरा होता है क्रूड, जिसे नीफे कहते हैं। अब बात रही इस मेंटल और इस सियाल के बीच में कुछ प्लेट्स होती हैं, और यही प्लेट्स क्या होता है, गतिशील होती है। और इसी प्लेट्स की गतिशीलता, मान लीजिए कोई सी प्लेट्स चल रहा है जो उसके चलने के बीच में आपस में टकराव हो सकता है, तो इन्हीं के बीच में प्लेट्स होती हैं। और ये प्लेट छोटी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, और इन छोटे बड़े होने में है कि वो कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। और इसी संरचनाओं की गतिशीलता में होने के कारण जो प्रतिक्रिया होती है उससे कुछ चीज़ें होती हैं, और उसमें से एक चीज़ होता है भूकंप। एक और चीज़ होता है ज्वालामुखी का फूटना। लेकिन पहले हम भूकंप को देखते हैं कि भूकंप होता क्यों। क्लियर है। अब देखिए हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह प्लेटों में विभाजित है, अभी हमने जाना भी, जो हमेशा गतिमान रहती है। और उस गति के कारण कुछ प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो कुछ दूर जाती हैं, तो कुछ साथ साथ रहती हैं, जिसके कारण आपस में टकराहट होती है और कंपन शुरू हो जाता है। उसी कंपन को भूकंप कहते हैं। और उसके प्रभाव से कई भूभाग धंस जाते हैं तो कई ऊपर उभर आते हैं। ये घटनाएं यदि मानव बसाव वाले क्षेत्र में होते हैं तो अत्यंत विनाशकारी होते हैं। ये भूकंप देखिए, इसको दिखाया गया है, ये प्लेट सबको, ये भूकंप की वो है, पृथ्वी को काट करके दिखाया गया और इन सबको प्लेट्स के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है ना। इन्हीं प्लेट्स में ये चूंकि अंदर की ये सब प्लेट्स को इस तरह से दिखाया गया है, और ये इन्हीं गतिशीलता के कारण ये आपस में एक दूसरे से टकराती रहती हैं। अब देखते हैं कुछ ऐसे यंत्र भी हैं जो क्या करता है, भूकंप की तीव्रता को, उसकी उत्पत्ति का स्थान का भी पता लगाता है। भूवैज्ञानिक ने कई सारे ऐसे जो यंत्र विकसित कर लिए हैं जिससे पता चलता है कि भूकंप की तीव्रता क्या है और उसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ है। अब देखिए एक और बात है, अब देखिए जहाँ भूकंप का केंद्र होता है ना, उसको उद्गम क्षेत्र कहते हैं। उसके बारे में हम आगे देखते हैं। बहुत ऐसे भूकंप हमारे राज्य में हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर पे हुए हैं, आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुए हैं, जो बहुत विनाशकारी हुए हैं। जनवरी 1934 में दरभंगा बिहार में, सितंबर 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में, जनवरी 2001 में कच्छ और भुज में गुजरात में भूकंप के भयंकर झटके महसूस किए, जिससे जान माल की व्यापक क्षति हुई थी। उसी तरह 11 मार्च 2011 को जापान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पर
तट पर भयंकर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। अब देखिए भूकंप की तीव्रता जो है उसकी गति और उसकी भयावहता समझ सकते हैं, उसका स्पीड जिसे मापा जाता है उसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। सिस्मोग्राफ यानी भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापते हैं, और रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापने की इकाई है। क्लियर है? चलिए हम अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब ये आपको क्षेत्र बताया गया है कि भारत के मानचित्र में बताया गया है कि कौन सा भारत का एरिया अत्यधिक जोखिम वाला है, कौन अधिक जोखिम वाला है, कौन मध्यम जोखिम वाला है और कौन कम जोखिम वाला। तो ये सब जो एरिया है, ये पूर्वोत्तर का एरिया जो है आपको, ये बहुत ज़्यादा जोखिम वाला एरिया है। यह क्षेत्र हुआ और यह क्षेत्र, ये बहुत जोखिम वाला है, यहाँ भूकंप की हमेशा भय बना रहता है। और यह जो एरियाज है, यह सब एरिया, यह अधिक भूकंप, ये अत्यधिक था, यह अत्यधिक था, ये अधिक है, और ये मध्यम वाला है, और ये यहाँ कम भूकंप की संभावना होती है। ये अपने भारत के मानचित्र के माध्यम से बताया गया है कि यहाँ भूकंप की स्थिति कहाँ है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अब देखिए, हम भूकंप को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इसके प्रति क्या करते हैं, हम जागरूकता लाकर इसके नुकसान को हम कम कर सकते हैं। क्या भूकंप का प्रभाव सभी जगह एक तरह का होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। भूकंप का प्रभाव जो है हर जगह एक जैसा नहीं होता है। भू प्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन शुरू होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। अब देखिए, जहाँ वो शुरू होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। जैसे ऊपर था, इस फोटो में दिखाया गया था, यहाँ शुरू हुआ है, ये उद्गम केंद्र है, तो यहाँ इस एरिया में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन जैसे जैसे कंपन होगा तो यहाँ इधर आते आते ये क्या होगा, उसकी भयावहता उससे कम क्षति होगी। तो यही है, जहाँ भूकंप होता है वहाँ उसको हम क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। भू प्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन शुरू होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिक केंद्र कहा जाता है। अधिक केंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में चलती है, जिसकी तीव्रता दूरी बढ़ने के साथ कम होती जाती। मान लिया अधिगम केंद्र है, ऊपर ये उद्गम केंद्र है, तो उस ऊपर आपका अधिगम केंद्र होगा, और यहाँ से जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, भूकंप की जो भयावहता है उसकी तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, लेकिन जहाँ उद्गम केंद्र है उसके वहाँ जो भू सतह होगा, उद्गम केंद्र के भू सतह पर, यहाँ भू सतह होगा ना उद्गम केंद्र के ऊपर, तो यहाँ ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन जैसे इधर इधर उधर जाएगा तो स्पीड उसका कम हो जाएगा और कम क्षति होगी। क्लियर है? चलिए, अब होता है कि भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए। भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए, सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं चाहिए। मजबूत मेज, पलंग और चौकी के नीचे छुप जाना चाहिए। आग वाले सामान, चिमनी, कमजोर छत और कमजोर दीवारों से दूर हट जाना चाहिए। खाली जगह या मैदान में जाना चाहिए। बिजली के खंभों, वृक्षों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये उखड़ कर आप पर गिर सकते हैं। भूकंप से बचाव के लिए भवन निर्माण में भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल करना, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स तैयार रखना आदि होता है। क्लियर है? आइए देखिए, और बिहार में कुछ भूकंप के क्षेत्र हैं। भूकंप के क्षेत्र जैसे देखिए, भूकंप के क्षेत्र 3, भूकंप के क्षेत्र 4, भूकंप के क्षेत्र 5। भूकंप के क्षेत्र 3 में ये भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, अरवल गया। अब भूकंप क्षेत्र 4, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, नालंदा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, जमुई, बांका और खगड़िया है। और भूकंप 5 में सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा और किशनगंज एवं दरभंगा है। अब देखिए, अब पृथ्वी के अंदर हम लोगों ने बल की बात की। पृथ्वी के अंदर हम लोगों ने बल की बात की कि पृथ्वी में बल कैसे लगता है। हमने प्लेट्स के बारे में बात की कि जब प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हैं तो वो बल क्या होता है, जिस बल के चलन वो एक दूसरे से टकराते हैं, उनको आगे पीछे करने के पीछे बल कहाँ से आता है, वो बल होता क्या है। तो आइए देखते हैं पृथ्वी के बल।
पृथ्वी के दो प्रकार के बल होते हैं, एक आंतरिक बल होता है, बाह्य बल होता है। बाह्य बल अनाच्छादन ऋतु क्षय और अपवर्तन में बटा होता है। अब देखिए, आंतरिक बल से दीर्घकालीन भू संचलन होता है और आकस्मिक भू संचलन होता है। दीर्घकालीन भू संचलन में क्या होता है, महाद्वीपीय निर्माणकारी बल और पर्वत निर्माणकारी बल, और आकस्मिक बल में ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आदि होते हैं। क्लियर है। अब देखिए, हमने भूकंप के बारे में जान लिया, अब जानते हैं ज्वालामुखी के बारे में। अब देखिए, पृथ्वी के अंदर जो है, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी प्लेटों में विभक्त है। अब पृथ्वी के अंदर ताप एवं दाब के कारण पदार्थ यानी चट्टानें पिघली अवस्था में होती हैं। किसके कारण, ताप और दाब के कारण, जिसे मैग्मा कहते हैं। यह सदैव गतिशील रहता है। कौन, मैग्मा। जहाँ पृथ्वी भी कहीं भी पृथ्वी की परत कमजोर होती है, वहाँ से यह धरातल के ऊपर धुएं, भाप, राख, गर्म तरल के रूप में निकलता है। क्लियर है। अब देखिए, आइए देखते हैं फोटो। अब देखिए, ये पृथ्वी की परत है सब। अब यहाँ क्या होता है, यह ताप और दाब के कारण मैग्मा पिघला हुआ है। और क्या होता है, अब यही ये ऊपर क्या हो रहा है, राख आदि इत्यादि के रूप में ये ऊपर निकल रहा है। किस तरह, गर्म राख आपको भाप, गर्म तरल के रूप में ऊपर निकलता है। और इस सबसे ऊपर टॉप वाली स्थिति को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। और यहीं से गैस तथा राख आदि का निकलता है, और लावा जो है के रूप में वो ऊपर से सब नीचे की तरफ आपको बहने लगता है। तो ये है मैग्मा, या पिघल के या ऊपर राख तरल के रूप में निकलता है। किसके चलते ये पिघलता है चट्टान, वो ताप और दाब के कारण। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि पृथ्वी पर कुछ आकृतियाँ बनी होती हैं। आकृति ऊंचे रूपे में होती है, जिसको हम लोग किसी को पर्वत कहते हैं, पठार कहते हैं, मैदानी भाग भी होता है। अब देखिए, पृथ्वी के ऊपर ये जो आकृति है, ये बनता कैसे है, किसको क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं, उसको जानते हैं। क्या हर पर्वत पठार है, क्या पर्वत और पठार में अंतर होता है, आइए इसको देखते हैं। अब देखिए, पर्वत, आपने अपने आसपास कई पर्वत देखे होंगे। पर्वत उस श्रेणी या उच्च भाग को कहते हैं जिसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर हो। यह एक जानने वाली बात है। उस ऊंचे या उच्च भाग को कहते हैं जिसकी ऊंचाई 900 मीटर हो और जिसका शिखर क्षेत्र संकुचित हो। इस तरह से ये पर्वत भी कई प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, संचयन पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। आइए सबको एक एक करके देखते हैं। वलित पर्वत, दो विपरीत दिशाओं से जब एक ही केंद्र पर दो विपरीत दिशाओं से जब एक ही पर बल लगता है तो उसे संपीड़न बल कहते हैं, और इस पर्वत निर्माणकारी बल भी कहा जाता है। इसे वलित या मुर्दार पर्वत बनते हैं, जिसे हिमालय, रॉकी इत्यादि। अब देखिए, भ्रंशोत्थ पर्वत, जब भूतल के किसी क्षेत्र में समांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठ जाता है तो इसे भ्रंशोत्थ पर्वत या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जैसे यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, भारत का सतपुड़ा। यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है भ्रंशोत्थ। देखिए क्या होता है, बीच का भाग ऊपर उठ गया है ना, चलिए यही है। जैसे कहा जा रहा है कि समानांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, उसे कहते हैं। आइए देखते हैं संचयन पर्वत, ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा, जो अभी हम लोग ज्वालामुखी में देखा था ना, तो यहाँ से जो लावा निकलता है ज्वालामुखी से, लावा और अन्य पदार्थ जब यहाँ से सब पिघल जाता है, सब पिघल जाता है ना, सब ठंडा होकर जम जाते हैं, तब ये पर्वत का रूप ले लेते हैं और इसे संचयन पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। जैसे जापान का फ्यूजियामा और अफ्रीका का किलिमंजारो। ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं अवशिष्ट पर्वत। अपरदन की स्थिति में यह पर्वत बनता है। आइए देखते हैं, अपरदन की शक्तियों द्वारा पर्वत के भाग कटते छटते रहते हैं। ये अपर्दित भूभाग, यानी पर्वत के भाग जो है ना कटते और छटते रहते हैं, तो ये अपर्दित भूभाग अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। जैसे अरावली का पर्वत, पारसनाथ की पहाड़ी इत्यादि। क्लियर है। ये देखिए, ये संचयन पर्वत जो है ना, ये कैसे जो लावा वाला है, ये यहाँ से क्या हो रहा है, ये मैग्मा निकल है पिघल के,
और ये लावा से ये चीज़ें जो पिघल रहा है और पिघलने के बाद ये क्या वो ठोस हो जाएगा, तो जो पर्वत बन जाता है ये सनशाइन पर्वत कहलाता है। यही बात ना सनशाइन पर्वत में था। चलिए तो क्लियर हो गया। आइए देखते हैं पठार के बारे में जानते हैं। पठार, क्या सभी ऊंचे नजर आने वाले जो स्थान है वो पर्वत है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। सभी ऊंचे नजर आने वाले पर्वत नहीं होते हैं। धरातल में वैसी आकृति भी है जो समुद्र तल या समीपवर्ती धरातल से एकदम से ऊंचा प्रतीत होता है। यह प्रायः खड़ी ढाल वाले होता है। इसकी ऊपरी सतह काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली होती है। इसे पठार कहते हैं। कभी कभी पठार के ऊपर छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। इसके कई प्रकार होते हैं। आइए एक बार समझ लेते हैं। देखिए, यह पर्वत है और यह जो है ये पठार है। ये क्या होता है? ये मुड़ा होता है, संपीड़न होता है। और ऊपर के क्षेत्र में है ना, इसको जगह होता है। ऊपरी सतह पर विस्तृत क्षेत्र होता है यहाँ। ठीक है, बस यही है, इस दोनों में अंतर है। जो इस आकार में हो ये पठार हो गया और इस आकार में जो हो आपको ये पर्वत हो गया। क्लियर है? आइए देखते हैं पठार के प्रकार। अब देखिए, महाद्वीपीय पठार, शिल्ड पठार, वायु निक्षेप पठार, हिमन दीय निक्षेपण पठार, लावा निर्मित पठार, अंतर पर्वतीय पठार, गिरिपथ पठार, छोटा नागपुर का पठार एक प्रसिद्ध पठार है जो बिहार में है। आइए देखते हैं मैदान। ये मैदान क्या होता है? अब देखिए, हमने पर्वत, पहाड़, ये सबको अब जान लिया। अब देखते हैं मैदान क्या होता है। फील्ड, ये मैदान जो है समुद्र से ऊंचे या नीचे भी हो सकते हैं। सामान्य ढाल या समतल भूमि वाले क्षेत्र मैदान कहलाते हैं। ठीक है, ये प्रायः एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं जिनमें थोड़ा सा जो है स्थानीय अंतर होता रहता है। थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर होता है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र तल बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? जिसके कारण कुछ मैदान समुद्र तल के नीचे होते जा रहे हैं। क्लियर है? तो यही है आपको मैदान के भाग। फील्ड, तो इस पार्ट में हम लोगों ने यह पूरे ज्वालामुखी को आंतरिक बल से परिवर्तन होने से क्या होता है, ज्वालामुखी होता है, भूकंप होता है, आंतरिक बल से ही पहाड़ पठार का निर्माण होता है। और पहाड़ पठार मैदान को हम लोगों ने जाना। तो आइए अब हम इसके प्रश्नोत्तर को और स्मरणीय तत्व को देखते हैं और पाठगत प्रश्नों को भी देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं स्मरणीय तत्व को। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापते हैं। रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है। भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन शुरू होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। आगे देखते हैं क्या है। उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र ठीक आमने सामने होता है। पृथ्वी के अंदर ताप और दबाव के कारण पदार्थ यानी चट्टान पिघली अवस्था में होती है, उसे मैग्मा कहते हैं। पर्वत उस श्रेणी या उच्च भाग को कहते हैं जिसकी ऊंचाई कम से कम 100 मीटर होती है और जिसका शिखर संकुचित हो। दो विपरीत दिशाओं से जब एक ही केंद्र पर बल लगता है उसे संपीड़न बल कहा जाता है। आइए देखते हैं पाठगत प्रश्नों को। पता कीजिए कि जापान में सर्वाधिक भूकंप आते हैं, फिर भी वहां जान माल की क्षति अपेक्षाकृत कम होती है, क्यों? भूकंप के झटकों से बचाव के लिए पहले जापान में लकड़ी के घर बनते थे और आज भी बनते हैं। वहाँ के सभी प्राचीन मंदिर यानी पैगोडा लकड़ी के बने हैं। अब भी जो अमीरों के नए मकान बनते हैं वो भूकंप रोधी होते हैं। इसी कारण भारी और अधिक भूकंप आने के बावजूद वहाँ जान माल की क्षति अपेक्षाकृत कम होती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। वैसे क्षेत्र की सूची बनाइए। वैसे क्षेत्र की सूची बनाइए जिसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि वे समुद्र तल के नीचे चले जाएंगे। भारत के तटीय द्वीप, खासकर बंगाल के डेल्टा क्षेत्र के द्वीप तो पहले जलमग्न हो गए। तटवर्ती क्षेत्र और शहर भी उसके शिकार हो सकते हैं। भारत के पश्चिम में अवस्थित सभी भारतीय द्वीप समुद्र तल के नीचे हो जाएंगे। विदेशों में श्रीलंका और मालदीव के डूबने का भी डर है। आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न को देखते हैं और सही विकल्प को देखते हैं। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर क्या है? एक पठार है। छोटा नागपुर क्या है? एक पठार है। उसके बाद भू सतह पर
भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है? अधिक केंद्र कहलाता है। और भारत के कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 4। सतपुड़ा पर्वत उदाहरण किस चीज का है? सतपुड़ा किस चीज का उदाहरण है? तो वृहंसोद पर्वत का उदाहरण है। आइए आगे देखते हैं। हिमालय, मिलान करना है यहाँ। तो हिमालय यह वलित पर्वत का उदाहरण है। किस? ये वलित पर्वत का उदाहरण है। फ्यूजियामा ये संचयन पर्वत का एक उदाहरण है। अरावली ये अवशिष्ट पर्वत है। और दक्कन लावा निर्मित पठार है। आइए आगे देखते हैं। आगे है स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 3। अधिकेंद्र, उद्गम केंद्र, सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल। अधिकेंद्र, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है, अर्थात पृथ्वी के ऊपर उद्गम क्षेत्र के ठीक सामने का भाग अधिकेंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र, पृथ्वी के अंदर का वह भाग जहां से भूकंप प्रारंभ होता है, उस भाग को उद्गम केंद्र कहा जाता है। सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। रिक्टर पैमाना, जिस पैमाने में भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, उस पैमाने को रिक्टर पैमाना कहते हैं। अब आइए प्रश्नोत्तर को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। भूकंप क्यों आते हैं? पृथ्वी के अंदर गतिमान प्लेटों के टकराने से भूकंप के झटके आते हैं। भूकंप का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? भूकंप का मानव जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। छोटे बड़े मकान ध्वस्त हो जाते हैं, बहुत से आदमी उसके मलबे में दब जाते हैं, इस तरह काफ़ी जानमाल की हानि होती है। चलिए, ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी, ज्वालामुख, ज्वालामुख पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है, ज्वालामुखी, जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं। ठीक है, चलिए। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं? तो कौन कौन सी हैं? पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली स्थलाकृतियां अनेक हैं। पर्वत, पठार, मैदान, ये सब हैं। पर्वत उस श्रेणी या उच्च भाग को कहते हैं जिसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर होती है और उसका शिखर संकुचित होता है, जैसे वलित पर्वत, वृहंसोद पर्वत, संचयन पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। उसके बाद ये उदाहरण है उसके। आगे देखते हैं। पठार, धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा होता है और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा एवं सपाट हो, पठार कहलाता है। इसके भिन्न प्रकार होते हैं। मैदान भी है, ये भी स्थलक दबाव के कारण इसका भी निर्माण होता है। सामान्य ढाल एवं समतल भूमि वाला क्षेत्र मैदान कहलाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। पर्वत के प्रकार का उदाहरण से वर्णन कीजिए। अब देखिए, पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत, ये वृहंसोद पर्वत होगा, संचयन पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। वलित पर्वत, संपीड़न बल जिस पर्वत का निर्माण होता है, संपीड़न बल से जिस पर्वत का निर्माण होता है वलित पर्वत कहलाता है। उदाहरण में एशिया का है हिमालय और यूरोप का रॉकी पर्वत। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से कर लीजिएगा, बल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वृहंसोद पर्वत, धरातल पर कहीं और कभी समांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, कहीं और कभी समानांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठ जाता है और पर्वत सा दिखने लगता है। ऐसे ही पर्वत को वृहंसोद पर्वत कहते हैं, जैसे यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और भारत का विंध्याचल। संचयन पर्वत, ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा ठंडा होकर संचित हो जाते हैं, कालक्रम में संचित लावा का ढेर लग जाता है और पर्वत बन जाता है। इसी को संचयन पर्वत कहते हैं, जैसे जापान का फ्यूजियामा और अफ्रीका का किलिमंजारो। आइए आगे देखते हैं। अवशिष्ट पर्वत, हवा, वर्षा, बर्फबारी आदि अपर्दन की शक्तियों द्वारा पर्वत की चोटी कटती छटती तथा घिसती रहती है। इससे इसकी ऊंचाई बहुत कम हो जाती है। उदाहरण है अरावली, पूर्वी और पश्चिमी घाट के पर्वत, ये अवशिष्ट पर्वत कहे जाते हैं, अपर्दन से जो बने हुए पर्वत। अब देखिए, भूकंप से होने वाली क्षति से हम कैसे बच सकते हैं? भूकंप से होने वाली क्षति से हम तभी बच सकते हैं जब भी कोई भवन
बने, उसको वैज्ञानिक ढंग से भूकंप विरोधी बनाया जाए। इससे भूकंप से होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है या क्षति से बचाया जा सकता है। भूकंप आने के बाद मजबूत मेज, पलंग, चौकी आदि के नीचे छुप जाना चाहिए, खुले मैदान में जाना चाहिए, वृक्षों और बिजली के खंभों से दूर रहने जैसे कुछ सावधानियों से को अपना कर क्षति को कम कर सकते हैं। अब कुछ क्रियाकलाप है, ये क्रियाकलाप जो है ये सभी प्रश्न जो है छात्र स्वयं करेंगे जो भी है। इस प्रकार ये सारे प्रश्न आप तक हमने पहुंचा दिए। आप इस वीडियो को रोककर उस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ और पाठ के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।